बड़े बड़े हैं तो एक एक करके चलते हैं, दोनों एक साथ निपटाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 6.5% एडीआर गिरा, एडजस्ट करूं तो फिर भी 4-5% तो गिरेगा, इस तरह की इंडिकेशन। इतने खराब नंबर है क्या? क्या बुरा लगा? नंबर्स खराब नहीं है आशीष, लेकिन हाँ जो कमेंट्री है और साथ ही साथ जो गाइडेंस में ये दूसरी दफा कटौती की है उसको लेकर एडीआर रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले ये Q2 कैसे उभर कर आया है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर गाइडेंस की बात करेंगे। तो Q2 के आंकड़ों में अगर आप देखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ जरूर देखने को मिली है। डॉलर रेवेन्यू करीब 2.2% बढ़कर आया है जो पॉजिटिव है। रुपी रेवेन्यू में भी हमने देखा है करीब करीब 3% तक की तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें कि कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर क्या आया, 2.3% तक की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, जहां पर अनुमान था 1% का, तो काफी बेहतर और टीसीएस के कंपैरिजन में तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मार्जिन्स का आंकड़ा आपके सामने लेकर आएंगे। अनुमान 21% के मार्जिन्स का था, 21.2% के मार्जिन्स आए हैं, तो वहां पर भी बेहतरी ही देखने को मिली है। टीसीवी यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 7.7 बिलियन डॉलर्स की, जो पिछले कुछ क्वार्टर्स के अगर आप औसतन आंकड़ा देखें 2.5 बिलियन का एवरेज था, उसके सामने काफी शानदार। तो ये सारा जो परफॉर्मेंस है सेकंड क्वार्टर में, जो डील विंस हुई हैं, उसका रिफ्लेक्शन साफ देखने को मिला है नंबर्स में। अच्छा क्वार्टर निकल कर आया, लेकिन कंपनी आने वाले क्वार्टर्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए इन्होंने अपनी जो ग्रोथ गाइडेंस है उसमें कटौती की है। अब कटौती ये दूसरी दफा आ रही है। याद रहे कि जब Q4 के नंबर्स आए थे तब कंपनी ने FY24 का एक अनुमान सामने रखा था, तब गाइड किया था कि 4 से 7% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर Q1 के प्रदर्शन के बाद उन्होंने कहा कि हम अपना गाइडेंस घटा रहे हैं, 1 to 3.5% पर ये लेकर आए, लेकिन Q2 के अंत पर ये कह रहे हैं कि यहां पर अभी भी दिक्कतें हैं, कई सारी हेडविंड्स हैं, इसीलिए इन्होंने जो टॉप बैंड था 3.5% का उसको और ट्रिम किया और 1 to 2.5% तक का गाइडेंस घटाया है। यही चिंता है दरअसल स्ट्रीट को कि लगातार कैसे कंपनी गाइडेंस घटा रही है। हालांकि मार्जिन गाइडेंस जस का तस रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। रेवेन्यू को लेकर कंपनी कह रही है स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बेसिकली इंप्लाई कर रहा है कि सेकेंड हाफ में यानी कि दूसरी छमाही में एक डी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी कहती है कि डिसीजन मेकिंग अभी भी लो है, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स जो थे वो अभी भी लो ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्लाइंट्स या तो इन प्रोजेक्ट्स को कम कर रहे हैं या फिर उनको रोक रहे हैं। ये कमेंट्री बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेगा डील विंस आ रही हैं, लेकिन ये थोड़े समय से क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगी, इनका डील कन्वर्जन में थोड़ा समय लग सकता है और वो कमेंट्री दरअसल बाजार को पसंद नहीं आई है। और देखते हैं आज, कल तो वैसे ही 2.5% टूटा था, आज कितना अग्रेसिव कट आता है। हाँ, नतीजे अच्छे हैं भाई, नतीजों को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ, कमेंट्री नियर टर्म के लिए चिंताजनक, पर आज सुबह भी मैं मेंशन कर रहा था, हर रिपोर्ट ये कह रही थी ना FY24 वॉश आउट ईयर है, तो ये तो इन्फोसिस आगे कह रहा है दिक्कत है। FY25 में रिकवरी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि लार्ज डील तगड़ी है, तो ऐसे कुछ समीकरण बदले नहीं है, पर वो आके उन्होंने ऐसा कह दिया और किसी ने माना नहीं था कि गाइडेंस का बैंड रिड्यूस जाएगा। सब मान रहे थे कि ये बैंड और नैरो डाउन होगा, तो 2 से 3.5 होगा, उन्होंने 1 से 2.5 कर दिया, तो टॉप एंड रिड्यूस करना थोड़ा सा कंसर्न और वे कर गया सब्सिक्वेंट 2 क्वार्टर्स के लिए साल के। ठीक है, मानस खरीदोगे इन्फी का? गिरावट तगड़ी आएगी? देखिए, अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल गिरावट पे खरीदना चाहिए ट्रेडिंग के तौर पे, क्योंकि कल 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग आई तो थोड़ा सा वेट करना बेहतर रहेगा। कल एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि शायद 200 डे मूविंग एवरेज पे 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्लोजिंग खराब थी। तो उसको देख के लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट होप है वो 1420 के आसपास है। आई थिंक उसके नीचे की क्लोजिंग आज नहीं आनी चाहिए। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग आएगी तब ये पोजिशनली खराब होगा। बट फिलहाल के लिए अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो पहले 15 मिनट हाफ एन आवर वेट करना चाहिए। अगर 200 डे मूविंग एवरेज और 1425 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होने लगे तो आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं पुल बैक के लिए। चलिए थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे, शुरुआती ट्रेड्स के बाद क्लैरिटी आएगी बाजार कैसे पोजीशन कर रहा है अपने आप को इन्फी के नंबर्स के बाद। एडीआर देखिए ज्यादा घबराए ना, 2% ऑलरेडी इन्फी कल करेक्ट हो चुका, तो एडीआर वैसे वो मूड रिफ्लेक्ट करता, तो 6.5 नहीं 2% उसमें एडजस्टेड है, लेकिन फिर भी 4, 4.5, 5% का दबाव के इंडिकेशंस हैं। संभल पाते नहीं संभल पाते हैं। पार्थिव खरीदोगे इन्फी क्या? क्या नंबर से आप भी बहुत कंसर्न्ड हो?
सी डेफिनेटली कंसर्न तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह का एडीआर का रिएक्शन है, अगर इंडियन मार्केट्स में इन्फी अगर 5 to 10% के आसपास अगर करेक्ट होता है तो मुझे लगता है खरीदना चाहिए। आप हिस्टोरिकली देखिए, जब भी इन्फी में पोस्ट रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव नीजर रिएक्शन आया है तो वहां से खरीदने पे हमेशा फायदा हुआ है। नॉट ओनली दैट, मैं थोड़ा 2 साल का अवधि का व्यू रखता हूँ। नो डाउट अभी जो दिक्कतें हैं कि कस्टमर्स डिसीजन नहीं ले पा रहे, डिस्पाइट दैट जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो काफी अच्छी है। तो इसका जो एग्जीक्यूशन है शायद Q4 में थोड़ा देखे और Q1 FY25 ऑनवर्ड्स देखे। तो ईयर ऑन ईयर जब हम कंपैरिजन करेंगे राइट इन FY25, तब रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे और काफी हद तक इन्फोसिस करेक्ट हुआ है। और मुझे लग रहा है कि जो एडिशनल कैश जनरेशन है उसमें वो लोग बायबैक भी करेंगे और आरओईज बढ़ाते रहेंगे। तो डेफिनेटली इन्फोसिस इज अ बाय ऑन डिक्लाइन। इन्फोसिस, चलिए देखते हैं अब बिहेवियर कैसा रहेगा आज ओपनिंग के बाद। ये बात सही। अच्छा, पिछली बार जब वो गाइडेंस सिग्निफिकेंटली कट कर दी थी, आपको याद हो इन्फी का स्टॉक क्या पिटा, उस दिन सुबह की कमेंट्री में था कि इस गिरावट में दरअसल इस तरह की मीनिंगफुल, यही जो पार्थिव आज रिपीट कर रहे हैं, 3 महीने पहले इसी प्लेटफॉर्म पे यही बात हुई थी। इन्फी रिजल्ट रिएक्शन अगर शार्प आते तो दरअसल खरीदारी करने के बेहतरीन मौके होते। वो जो लाल कैंडल नजर आ रही है आपको, वो था रिजल्ट रिएक्शन बहुत शार्प इन्फी का। उसके बाद से एक बढ़िया रिकवरी आई थी और ये उस लास्ट रिजल्ट में भी बात ऐसी हुई थी। इस बार भी गिरावट में खरीदारी करने का मन, अगर वाकई 4-5-6% का नॉक आ रहा है, मन तो वही 1350 नहीं टूटना चाहिए मेरे ख्याल से। और लो बन चुका है इन्फोसिस का। और ठीक है, अब FY24 का सेकंड हाफ खराब रहने वाला है, ये आई थिंक मार्केट को पता है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको अच्छा स्टॉक अच्छे प्राइस पे तभी मिलता है जब न्यूज़ फ्लो खराब होता है। अभी न्यूज़ फ्लो खराब है, इसके लिए आपको मिल रहा है ना। सब कुछ ठीक ही होता तो आज आपको मिलता थोड़ा ना, फिर तो आज सीधा 10% ऊपर खुलता। अगर नंबर भी अच्छा आया होता, गाइडेंस भी अच्छी आई होती, तो ये 6% डाउन का 6% अप होता तो थोड़ा मिलता आपको। लेकिन वो जो 1185 का लो था 17 अप्रैल को, वो जब उन्होंने एग्जैक्ट शॉकर दिया था, सबसे शॉकिंग नंबर दिए थे, तब आया था वो। उस दिन से लेकर आज तक एक्चुअली स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से आज भी अगर गैप डाउन मिलेगा वो भर जाएगा। दोनों बार गैप भरा है, टाइम लगा उस गैप को भरने में, भर जाएगा मेरे ख्याल से गैप। ये अपने आप को डीग्रोथ के लिए ब्रेसअप कर रहे हैं। पहले क्वार्टर में 1% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ थी, दूसरे में इस बार आ गई 2.3%। उसके बाद कहते हैं साल में क्या 1 से 2.5, तो मतलब किस, तो मतलब सेकंड 2 क्वार्टर एक्चुअली काफी पेन आने वाला है ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं कैसा होगा। ये हो गई इन्फोसिस की कहानी। हर्षदा, HCL टेक। HCL टेक के नंबर्स आप कह सकते हैं मिले जुले हैं, थोड़े से फीके हैं आशीष, जैसे हमारी हेडलाइन भी कह रही थी। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, डॉलर रेवेन्यू जो आई है वो $3,225 मिलियन के आसपास आई है। $3,245 मिलियन का अनुमान था, तो वहां पर एक माइन्यूट मिस है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो नियरली 1% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही देखिएगा कांस्टेंट करेंसी में क्या डिलीवर हुआ है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू जो है कंपनी का वो 1% पर आया है, अनुमान था 1.3%, तो वो भी उसी रेंज के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा जहां पर 8-8.5% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन आप देखेंगे तो हल्का सा सुधार है, 1% मार्जिन यहां पर भी ग्रो होते हुए दिखाई दिए, 18% के आसपास के मार्जिन दरअसल आए हैं। तो ये है HCL टेक का Q2 का परफॉर्मेंस। लेकिन यहां पर भी गाइडेंस की ही दिक्कत है। अब गाइडेंस कंपनी ने जो काटा है और वो आया है करीब 4 से 5% के बीच। पहले इनका गाइडेंस 6 to 8% था, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं बार बार गाइडेंस कट आता हुआ। तो ये पहली दफा है दरअसल जो गाइडेंस इनकी तरफ से घटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ठीक इन्फोसिस की तरह HCL टेक ने अपने मार्जिन गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं किया है। मार्जिन गाइडेंस वो FY24 के लिए जिसका 18 से 19% के बैंड पर ही फोकस करे और 18% पर इस क्वार्टर में हमने देखा है मार्जिन इन्होंने डिलीवर भी किए हैं। ये सर्विस रेवेन्यू में उन्होंने कहा है 4.5 to 5.5% तक की गाइडेंस आती हुई दिखाई देगी। क्लियरली यहां पर भी गाइडेंस का ही मामला है जो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इधर भी कंपनी ने इनफैक्ट कहा है कि गाइडेंस हमने काटा है क्योंकि H1 खराब था। हालांकि कंपनी कहती है कि शायद H2 बेहतर हो, तो देखते हैं वो आगे चलकर गाइडेंस रिवाइज करेंगे या नहीं। ठीक है, ये इसका Q2 परफॉर्मेंस भी और इसकी गाइडेंस भी, दोनों इश्यूज आ गए इसमें तो HCL टेक में। अच्छा, आज सुबह सीधा साधा मैंने गलती से बोल दिया था, एक्सपेक्टेशन $7 बिलियन की थी TCVs की, वो इन्फी की एक्सपेक्टेशन थी, सॉरी, HCL से मैच कर दिया था मैंने। इसके तो TCVs जितनी एक्सपेक्टेड थी उतना डिलीवर कर दिया इसने। चार्ट पे क्विकली गाबा सर, HCL टेक्नोलॉजीज कैसा प्लेस नजर आता है? वेल, HCL टेक्नोलॉजी क्यों नहीं खुल रहा मेरा आज? हाँ, मिल गया। HCL टेक्नोलॉजी, यस, आई थिंक थोड़ा डिप पॉसिबल है। बेस्ट जगह है खरीदने की वो होगी 1275 के ऊपर,
उसके पहले नहीं। आने तो नीचे, जब तक छोड़ देना चाहिए, जब तक बाय सिग्नल नहीं मिलता तब तक छोड़ देना चाहिए। और लगता है थोड़ा डिप पॉसिबल है या साइडवेज पॉसिबल है, आई थिंक मैं छोड़ दूंगा एचसीएल टेक्नोलॉजी। ओके सावंत साहब, ये आनंद राठी वेल्थ और एंजल के चार्ट स्टडी रखना आप। हर्षदा, बाकी के नंबर्स कैसे? अब आशीष, यहाँ पर आनंद राठी, एंजल और केशोराम तीनों के नंबर्स, तो केशोराम के नंबर्स मैं पहले आपके सामने पेश करती हूँ, क्योंकि वहां पर हमने देखा है बिजनेस में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। केशोराम के केस में देखिए हुआ क्या है, रेवेन्यू 13% बढ़कर आया है, 950 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा। एबिटा में भी हम देख रहे हैं ग्रोथ है, नियरली 69 to 70 करोड़ का एबिटा, 35% तक की ग्रोथ दिखाता हुआ। मार्जिन 6% के अब 7% के ऊपर गए हैं, तो ये परफॉर्मेंस दरअसल अच्छा है। और अगर आप ब्रेकडाउन देखें कि सीमेंट बिजनेस में क्या हुआ और रेयन बिजनेस में क्या हुआ है, तो सीमेंट बिजनेस में रेवेन्यू 14% बढ़कर आया है, यहाँ पर एबिट में करीब 31% तक की वृद्धि देखने को मिली है। रेयन एंड केमिकल्स में रेवेन्यू फ्लैट है, 1% की ग्रोथ, इनफैक्ट एबिटा लॉस हुआ है। तो ये है केशोराम के नंबर्स। दूसरी बार अब नजर रखेंगे आनंद राठी के नंबर्स पर। आनंद राठी के लिए एक अच्छा क्वार्टर उभर कर आ रहा है। रेवेन्यू करीब 35% बढ़कर 183 करोड़, मुनाफा 34% बढ़कर 57.5 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें तो कंपनी कहती है FY24 का जो AUM गाइडेंस था वो इनफैक्ट 8.5% तक की ग्रोथ दिखा रहा है। ये 47 करोड़ से बढ़कर 51,000 करोड़ पर इन्होंने कर दिया है, तो गाइड कर रहे हैं बेहतर बिजनेस की क्लियरली इंडिकेशंस देखने को मिल रही हैं। और जो भी इन्होंने गाइडेंस अब तक दिया था वो अचीव कर रहे हैं। अब एंजल वन पर भी आप फोकस करेंगे, मुनाफे में 42% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू एंजल वन का करीब 40% 41% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एबिटा में भी 40% तक की ग्रोथ है। मार्जिन जस के तस लेकिन है, ये इनफैक्ट 42.5 से 42.3, तो उसी रेंज में दरअसल ट्रेड करते हुए। लेकिन कंपनी कह रही है कि इस तिमाही में हाईएस्ट एवर क्लाइंट्स इन्होंने ऐड किए हैं, जो 21 लाख क्लाइंट्स जोड़े हैं, और यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नियरली 59.8% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्लाइंट बेस पूरा 13% से ज्यादा बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशंस क्लियरली इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनफैक्ट तीनों मिड कैप कंपनियां जिनके नंबर्स आए। एंजल वन और आनंद राठी वेल्थ हर बार हर क्वार्टर सीक्वेंशली देखें आपके बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। खैर, कैसा प्लेस्ड है भाई सावंत साहब? कोई चार्ट में किसी में कोई ट्रेड है या छोड़ दिया जाए? जी आशीष जी, आनंद राठी के बारे में अगर बात करूं और एंजल वन, दोनों ही स्टॉक्स के चार्ट है वो काफी सिमिलर है, बहुत स्ट्रेंथ है। अगर मैं आनंद राठी की बात करूं तो 4 महीनों में ये 870 से करीबन 1915 के आ चुका है, और इसका जो हाई बना था, स्विंग हाई, वो ऑलमोस्ट 1970 बना था। मुझे लग रहा है यहाँ पे जिनके पास पोजीशन हो वो सिर्फ ट्रेल करे, करीबन थोड़ा डीप रखे 1840 के आसपास। और जहां तक एंजल वन की बात है, यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर ये स्टॉक आपको 2040-50 तक मिल जाए अगले कुछ दिनों में, तो आप यहाँ पे फ्रेश बाय कर सकते हो। आनंद राठी में मैं फ्रेश बाय रेकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ एग्जिस्टिंग के लिए मैंने स्टॉप लॉस दिया है। बट एंजल वन में अगर आपको 2050 के रेंज तक मिल जाए तो आप डेफिनेटली 1950 स्टॉप लॉस से लीजिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर एक डिप मिल जाए तो वहां से कंफर्टेबली 2200-2250 तक भी जा सकता है। जो एंटायर रेंज ब्रेकआउट हुई है उसकी डेप्थ रेप्लिकेट होके करीबन 2300 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। चलिए, बाकी के सारे स्टॉक्स से न्यूज। हर्षदा, कौन कौन से रडार पे? आशीष, यहाँ पर कई खबरें हैं आज जिस पर ध्यान देना है, तो पहले मैं फार्मा कंपनियों पर नजर डालती हूँ। डॉक्टर रेड्डीज को एक अपडेट आया है। यूएस एफडीए ने 9 ऑब्जर्वेशंस इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बच्चूपल्ली हैदराबाद में सौंपी है। आपको याद होगा कि कल ही दरअसल इनका जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन था वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया। 9 ऑब्जर्वेशन सामने निकल कर आई। लुपिन, यूएस एफडीए ने यहाँ पर अनुमति दी है। एक टेंटेटिव नॉड, एक जेनरिक है जो लार्जली मैक्रोलेप्सी के लिए इस्तेमाल की जाती है वो दवा, उसके लिए एक नॉड आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पर्टिकुलर दवा का जो साइज था दिसंबर 2022 तक $958 मिलियन का था, और 23 के फर्स्ट हाफ में $604 मिलियन का था। तो साइजेबल ड्रग है। ये लुपिन की बात हो रही है, स्टॉक यहाँ पर लुपिन का आपने ध्यान देना है इस अपडेट में। तो ये 2 फार्मा कंपनियां जिस पर आपकी नजरें होंगी। हम आईटी की बात कर रहे थे, तो इन्फी, एचसीएल टेक के नंबर्स का इंपैक्ट मिड कैप आईटी पर भी पड़ेगा, लेकिन एम्फेसिस के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एम्फेसिस ने अमेरिका में एक सोनिक पार्टनर्स नाम की कंपनी $132 मिलियन में अक्वायर की है। अब इस पर्टिकुलर कंपनी की खासियत यह है, ये क्लाउड सॉल्यूशंस पर काम करती है
और साथ ही साथ ये सेल्सफोर्स की पार्टनर हैं, तो वहां पर एक क्लियरली कंपनी को फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। ये 4% एम्फोसिस के रेवेन्यूज में जोड़ती हुई दिखाई देगी ये पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद, और डिसेंट कंपनी, अच्छा खासा टर्नओवर इन्होंने पिछले 3 सालों में दिखाया है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। अब आते हैं एयरपोर्ट्स और एविएशन कंपनियों पर। तो जीएमआर एयरपोर्ट ने डेटा शेयर किया है कि सितंबर में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली। एनुअल ग्रोथ 29% तक की थी। ये आई बेग योर पार्डन, पैसेंजर ट्रैफिक 23% का बढ़ा है साल दर साल, और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट मूवमेंट करीब 14% ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंथ ऑन मंथ हल्का सा 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। अब आते हैं डीजीसीए ने जो सितंबर का डेटा शेयर किया है। डीजीसीए कह रहा है कि एनुअली 29% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और मंथली करीब 18% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे, क्योंकि सालाना आधार पर यहां पर कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 63.4% पर आ चुका है। तो जो गो एयर बाहर निकला उसका पूरा फायदा इंडिगो को मिला है। विस्तारा 10% के मार्केट शेयर पर है, एयर इंडिया ग्रुप 26% के मार्केट शेयर पर है, और अगर आप स्पाइस जेट का मार्केट शेयर देखें तो वो अब सिमट कर 4.5% पर रह गया है। इंटरग्लोब एविएशन के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर 63% का। आईआरबी इंफ्रा ने अपडेट दिया है, डेफिनेटिव अग्रीमेंट ये दरअसल सामख्या संतलपुर प्रोजेक्ट के लिए आ चुका है इनके हाथ में। 2092 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन वाघोली पुणे में ये दरअसल अक्वायर कर रहे हैं। 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट की सेलेबल एरिया रहेगी। एक बड़ा डील यहां पर इनके हाथ लगता हुआ। बीजीआर एनर्जी को 112 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। मैंगलोर रिफाइनरी के लिए इनको काम करना है। एसजेवीएन के हाथ एक सोलर प्रोजेक्ट लग रहा है, करीब 100 मेगावाट वाला, राजस्थान में 600 करोड़ का अमाउंट है इसका। और पेटीएम भी आप रेडार पर रखेंगे, क्योंकि पेटीएम पर आरबीआई ने करीब 5.5 करोड़ की पेनल्टी लगा दी है इनके पेमेंट बैंक पर। केवाईसी नॉर्म्स के नॉन कंप्लायंस के लिए ये पेनल्टी लगी है। लंबी लिस्ट है भाई साहब, ये सारे स्टॉक्स रखिएगा रडार पे, और जरा बैंक्स को रखिएगा रडार पे। यूबीएस की एक इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट आई है, वो बताना जरूरी था। वो कह रहे हैं भारत में रिटेल अनसिक्योर्ड लोन्स पे डिफॉल्ट रिस्क बढ़ रही है, जिससे चलते क्रेडिट लॉसेस जो हैं 50 से 200 बेसिस पॉइंट्स तक पुशअप होते हुए नजर आएंगे, और इसके चलते शायद रेगुलेटरी टाइटनिंग का रिस्क भी बढ़ रहा है। वो न्यूट्रल हो गए इस सेक्टर पे, और डाउनरेट करा है एसबीआई एक्सिस को। दोनों बाय रेटेड थे, एसबीआई एक्सिस को, एसबीआई सेल हो गया है और एक्सिस न्यूट्रल हो गया है उनके लिए। इंटरेस्टिंग थी, प्रेजेंट कर दिया एक और पहलू कॉइन का। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, समेट रहा हूं मुनाफे की तैयारी को। शुरुआत करेंगे आज अब पहला सौदा।